बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, एक ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में इमरान खान की नाअहली के लिए एक साजिश तैयार की गई। ये साजिश क्या है और इसके किरदार कौन है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर इमरान खान की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है और इसका पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा, और नून लीग से जो इस वक्त एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर सदर आरिफ अलवी शोहदा के जनाज़ों में शिरकत करना चाहते थे, क्या उन्हें रोका गया? इस खबर के हवाले से भी कुछ मालूमात हमारे पास हैं जो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान को एक नोटिस जारी किया गया है, बल्कि 3 नोटिस जारी किए गए हैं। और तफसीलात के मुताबिक पीडीएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दायर नाअहली रेफरेंस पर चेयरमैन पीटीआई को 18 अगस्त, ममनुआ फंडिंग के मामले पर 23 अगस्त और मोहसिन शाह नवाज रांझा की दरख्वास्त पर 24 अगस्त को तलब किया गया है। और तफसीलात के मुताबिक सुबह 10 बजे इसकी केस की जो है वो समाअत होगी। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की रोशनी में इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया गया है। और जो रांझा साहब हैं वो ये कहते हैं कि जनाब तोशा खाना की डिटेल्स जो थी उन्होंने असासों में डिक्लेयर नहीं की, लिहाजा इसका भी एक हिसाब दिया जाए। ऐसा लगता है कि तमाम ताकतें मिलकर इमरान खान को नाअहल करवाना चाहती हैं। और जितने भी क़यादत थी 13 से 14 जमातों की, और इसके अलावा बहुत सारे दीगर हलके जो हैं वो मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। राय साहब, ये नोटिसेस 3 जारी किए गए। पाकिस्तान के अंदर फ़र्द जुर्म आयद होगी, नहीं होती, लोग वक्त से पहले ही भाग जाते हैं, लंदन आकर बैठ गए। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देखता? ये सोया हुआ महल है जिसे जगाने की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ लोगों के लिए जाग जाता है? ये क्यों वन साइडेड एक्शन लिया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ? इनके पास क्या वोट की ताकत से इमरान खान को ज़ेर करने की सलाहियत नहीं है, या यही साजिशें होंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 माह में जब से ये हुकूमत आई है राय साहब, पाकिस्तान के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। सिर्फ ये जो कोशिश है कि किस तरह इक़्तिदार की कुर्सी पर हम बैठ जाएं और अपने जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। अब तो केसेस भी ख़त्म हो गए। आप इलेक्शन में क्यों नहीं जाते राय साहब? और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेता? देखें हाशमी साहब, ये जो आपने खबर पढ़ी कि 3 नोटिस जारी किए गए इमरान खान साहब को, ये आधी खबर है। असल में पूरी खबर यह है कि 3 हंगामी इजलास हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, और ये तीनों हंगामी इजलास हुए इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन से बाहर करने के लिए। ये हाशमी साहब इंतहाई गैर मामूली एक अमल है कि इलेक्शन कमीशन में एक दिन में 3 इजलास हों, एक ही मौजू पर, एक ही इशू पर 3 हंगामी इजलास हों, एक ही पार्टी के खिलाफ 3 इजलास हों, एक ही लीडर के खिलाफ 3 इजलास एक दिन में किए जाएं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहां से धमकी मिल रही है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहां से थपकी मिल रही है कि आपने इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हंगामी तौर पर बदनीयती पर मबनी फैसले करने हैं। क्योंकि हाशमी साहब, एक तो जो इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में 3 इजलास हुए, उसमें से एक में शोकॉज नोटिस जारी करके उनको कहा गया कि 23 अगस्त को आप पेश हो जाएं। अब उसके बाद दूसरा हंगामी इजलास आज ही के दिन, यानी उसी दिन दूसरा हंगामी इजलास हुआ, और उसमें जो नाअहली के रेफरेंसेस थे उनको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। आप अंदाजा करें कि कितनी जल्दबाजी में है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कि इन्होंने हुकूमत के जो डेलीगेशन है उनके साथ मुलाकात की, जल्दबाजी में तासुब पर मबनी यकतरफा जो फैसला दिया फॉरेन फंडिंग केस में, और आज फिर जो दूसरा इजलास किया हंगामी, उसमें नाअहली के जो रेफरेंसेस हैं वो समाअत के लिए मंजूर भी कर लिए, और 18 अगस्त को खान साहब को तलब भी कर लिया।
अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा इजलास भी कर दिया। यानी इतनी जल्दबाजी, इतनी इमरजेंसी, पता नहीं शायद मरियम नवाज के फोन पर फोन आ रहे होंगे, या हमजा शहबाज लंदन से कॉल्स मिला रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं, या कोई ताकतवर हलकों से कॉल्स आ रही हैं। हो क्या रहा है कि तीसरा इजलास भी फिर एक ही दिन में हुआ हाशमी साहब, और ये जो तीसरा इजलास है, इसका फिर जो मुज़िका खेज किस्म का नोटिस जारी किया गया, उसमें यह बताया कि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी इलेक्शन कमीशन ने। यानी इलेक्शन कमीशन ने खुद को अपनी जानिब से एक अदालत के तौर पर पेश किया। लेकिन यहां पर हाशमी साहब, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जिन्होंने लंदन में जाने के बाद, पहुंचने के बाद ये कहा कि ये एक जुडिशियल वजीर आला है, चौधरी परवेज लाई। चीफ जस्टिस पर मरियम नवाज ने हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस पर कैमरों के सामने हमले किए, उनको कहा कि आप बेंच फिक्सर हैं। यानी मैच फिक्सिंग कितना बड़ा क्राइम समझा जाता है। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि आप बेंच फिक्सर हैं, आप अपना तराजू ठीक करें। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तस्दीक की एक ऐसी खातून जो कि सजा याफ्ता हैं, जो कि इस वक्त भी अदालत से नायल हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त तौहीन पर, चीफ जस्टिस की बराह रास्त तस्दीक पर तो तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई मरियम नवाज के खिलाफ नहीं हुई। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की मंजूरी के लिए भी तीसरा हंगामी इजलास कर डाला। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो एक अनफेयर प्ले शुरू किया गया है, इसके ताने बाने कहां से हिलाए जा रहे हैं। और खान साहब जब ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम न्यूट्रल्स की जानिब से आया था, और न्यूट्रल्स ने कहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा न्यूट्रल रहेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है, तो इसका मतलब है कि वो कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं हुई। और अब खुलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस इत्तेहादी हुकूमत के, इस इंपोर्टेड हुकूमत के एक टूल और एक आलाकार बनकर रह गए हैं। राज साहब, ये अगर इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखा जाए तो अब खबरें ये आ रही हैं कि कासिम सूरी साहब के ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे भेजे ही नहीं थे, जिसलिए ये मसला सारा बन रहा है। और इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से बाकायदा तैयारी भी की गई अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। फिर दूसरी तरफ अब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के हवाले से कहा कि जनाब अब हमारी पूरी तैयारी है। आपको लगता ये है कि एकदम से इमरान खान को नाअहल किया जाएगा और एकदम से जो है वो दूसरी तरफ इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा, या फिर गेम कोई और है? देखें, इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए प्लानिंग तो की गई है, लेकिन हाशमी साहब, जिन हलकों ने इमरान खान साहब को एक साजिश के जरिए माजूल किया था, तो उन्होंने भी एक प्लानिंग तो की थी। उनका ख्याल था कि आगे एक स्मूथ सेलिंग होगी, ये इंपोर्टेड हुकूमत जब मुसल्लत कर दी जाएगी तो इसके लिए किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान खान साहब के साथ इतनी पब्लिक इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नहीं थी। इमरान खान साहब के साथ इतनी पब्लिक 2018 के इलेक्शन में नहीं थी, जितनी पब्लिक अब इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है और जिस तरह की उनको सपोर्ट मिली है। तो हाशमी साहब, ये जो नाअहली का खेल खेलने वाले हैं, ये असल में पाकिस्तानी आवाम के हाथों मजीद रुस्वा होंगे। इमरान खान साहब को तो नाअहल नहीं किया जा सकता, लेकिन इन लोगों को अवामी गैज़ो गज़ब का सामना जरूर करना पड़ेगा। राज साहब, खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है, इसकी तफसीलात भी मैं सुनने वालों के सामने रखता हूँ, लेकिन कुछ बातें उन्होंने कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि मेरे लिए पंजाब हुकूमत नहीं, इलेक्शन अहम है। कितना बड़ा जुल्म है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर मुल्क रुका हुआ। ये बात उन्होंने इससे पहले भी कही थी। फौज के अंदर सबसे बेहतर अफसर को आर्मी चीफ लगाना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा क्योंकि इसका प्लान ख़राब हो गया है। आम इंतखाबात 2022 में ही होंगे। हुकूमत इस साल इंतखाबात पर तैयार थी, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद हुकूमत घबरा गई है। मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फ़ैसला कहीं और से दिया गया। इलेक्शन कमीशन तब्दील ना हुआ तो सूबाई हुकूमतें नहीं छोड़ेंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फ़ंड रेजिंग की हौसला शिकनी होगी तो लोग माफिया से फ़ंड लेंगे। माजी में 2 गैर मुल्की हुकूमतों से फ़ंड
की पेशकश भी हुई और इदारे की तरफ से मिलने वाली तमाम यकीन दहानियाँ गलत निकली। रूसी सदर से ताल्लुकात का वजारत ख़ारजा और फ़ौज ने कहा था 20 मई को मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया। ये बहुत सारे इंकशाफात इमरान खान ने कर दिए हैं और जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ान साहब ने अब 9 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं इसमें ख़ुद उतरने का फ़ैसला किया है। राजा साहब, ज़िमनी इंतखाब NA 22 मर्दान 3, NA 24 चारसदा 2, NA 31 पेशावर 5, NA 45 कुरम 1, NA 106 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब 2, NA 237 मलीर और बाकी भी कुछ हल्के हैं जिनमें ही होगा और कागजात नामजदगी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। मसला ये है कि ख़ान साहब के पीछे इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है और इसकी क्या सूरत निकलेगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये मास्टर स्ट्रोक है चूँकि इनका मकसद ये था कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत को बढ़ाना। ख़ान साहब उतरेंगे, सपोर्ट क्या होगी और फिर ख़ान साहब ने ये जो दूसरे इंकशाफात किए हैं इस पर आप क्या कहेंगे? देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने एक और बड़ी खबर भी दी है। ये जिस ब्रीफिंग की आपने बात की, इसी ब्रीफिंग में इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा एक और इंकशाफ भी किया है और खान साहब ने कहा है कि मेरे दौरे हुकूमत में मुझसे 2 बड़ी गलतियां हुई और ये दोनों गलतियां जो थी इनमें खान साहब ने एक शख्सियत के मुतल्लिक जो उनकी गलती थी उसका आप कह लें कि एतराफ़ कर लिया और खान साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, जिनका नाम न्यूट्रल्स की जानिब से आया था, इनके ऊपर इत्तफाक राय करना मेरी और मेरी जमात की एक बहुत बड़ी गलती थी। एक तो मैं ये गलती तस्लीम करता हूं, लेकिन हाशमी साहब जो दूसरी गलती की बात की उन्होंने वो बड़ी दिलचस्प थी क्योंकि वो बड़ी मानी खेज भी है और समझने वाले समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब का इशारा जब वो दूसरी गलती के मुतल्लिक कहते हैं तो उनका इशारा किस शख्सियत की जानिब होगा, क्योंकि उन्होंने अल्फाज ये बोले कि दूसरी गलती भी मैंने की इसी नौयत की, लेकिन उसके मुतल्लिक मैं अभी बताऊंगा नहीं। तो अब वो दूसरी गलती क्या हो सकती है, ये हमारे व्यूअर्स जो हैं जाहिर है कि वो भी अपनी कॉमन सेंस के जरिए जज कर सकते हैं कि इमरान खान साहब किस दूसरी गलती के मुतल्लिक बात कर रहे थे और किस दूसरी शख्सियत के मुतल्लिक गालबन वो इशारा कर रहे होंगे। उसके बाद हाशमी साहब वो ये भी कहते हैं कि मुझे सिंगल आउट करने का एक प्लान बना लिया गया है। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान साहब, अभी भी मुख्तलिफ इदारों के अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे और मौजूद हैं जो जाहिर है कि समझते हैं कि इमरान खान को एक साजिश के जरिए हटाया गया, जिनकी हमदर्दियां अभी भी इमरान खान साहब के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं से घूमती घुमाती रिपोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंच जाती हैं और ये कोई भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी फॉर्मर ओहदेदार हो तो उसके कुछ ना कुछ हमदर्द कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, तो घुमा फिरा कर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो उसकी बुनियाद पर खान साहब कहते हैं कि उन लोगों ने, अब उन लोगों से मुराद ये है कि इंपोर्टेड हल्के भी, यानी ये इंपोर्टेड हुकूमत और जो दूसरे हल्के हैं मखसूस, वो भी मेरी नाअहली का प्लान बनाकर बैठे हैं। मुझे सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक मर्तबा शऊर और बेदारी का जो जिन है ये बोतल से निकल गया है। अब दोबारा से आप इसको इस बोतल में बंद नहीं कर सकते। अवाम को आप इतनी देर तक लाशऊर नहीं रख सकते, बेशऊर नहीं रख सकते और इतनी देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। उसके बाद हाशमी साहब, खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे कुछ पैगामात पहुंचाए गए, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट वो है जिसमें इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मैंने 2 ताकतवर शख्सियात के नंबर ब्लॉक कर दिए। तासुर यह था कि एक नंबर उनमें आर्मी चीफ का है, एक नंबर DGISI का है, लेकिन उसके बाद वो नंबर अनब्लॉक हुए। उसके मुतल्लिक भी खान साहब ने एक ब्रीफिंग में बताया था। लेकिन अब खान साहब कहते हैं, ये जो ताज़ा तरीन ब्रीफिंग हुई है इसमें खान साहब कहते हैं कि मुझे पैगामात मिले, मुझे कुछ यकीन दहानियां करवाई गई, मेरे साथ कुछ कमिटमेंट्स की गई, लेकिन ये तमाम कमिटमेंट्स जो इदारों की जानिब से करवाई गई थी ये गलत साबित हुई, मुझसे गलत बयानी की गई। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को इंगेज करने की तो कोशिश की गई और ये कमिटमेंट्स कौन कर सकता है?
जाहिर है कि खान साहब जब इदारों की बात कर रहे हैं तो ये कमिटमेंट, इसका मतलब यह है कि फौजी क़यादत की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के साथ की गई थी। उसके बाद हाशमी साहब जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और अगले इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान साहब ने डेट की बात की, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इमरान खान साहब को जिस किस्म के पैगामात पहले पहुंचाए जाते रहे हैं और कुछ अभी भी पैगामात खान साहब को पहुंचाए जा रहे होंगे, अब उस इंफॉर्मेशन का तज्जिया करके इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगला इलेक्शन 2022 में होगा, यानी अगला इलेक्शन 2023 तक नहीं जाएगा। ये इमरान खान साहब ने इसलिए कहा कि या तो उनको जीएचक्यू से ये वाइब्स मिली हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो जाएगा, या फिर वो अपनी सियासी कुव्वत पर इतना यकीन रखते हैं, इतना एतमाद रखते हैं कि उनको पता है कि मैं अपनी सियासी कुव्वत से अगला इलेक्शन जो है इस इंपोर्टेड हुकूमत को और ताकतवर हलकों को इसी साल करवाने पर मजबूर कर दूंगा। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में फिर यह ऐलान किया अब तहरीक इंसाफ ने कि अगले 36 घंटों के दौरान, अगले 36 घंटों के बाद इस्लामाबाद में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सुनामी जलसा होने वाला है। हाशमी साहब, ये बड़ा ही मैसिव क्राउड आने वाला है इस्लामाबाद, और इस जलसे में 1 महीने का फिर अल्टीमेटम दिया जाएगा इस इंपोर्टेड हुकूमत को कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, और अगर 1 महीने के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब अपने अगले मूव का ऐलान करेंगे, जो कि मुमकिना तौर पर जो पीटीआई के जराए हैं वो ये कहते हैं कि अगला मूव होगा लॉन्ग मार्च, और एक ऐसा लॉन्ग मार्च जो उस वक्त तक इस्लामाबाद में बैठेगा, ऐसा धरना जो उस वक्त तक इस्लामाबाद में रहेगा जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर दिया जाता। इस बुनियाद पर इमरान खान साहब ने अब यह कहा है कि अगले इलेक्शन की तारीख के हवाले से कि यह इलेक्शन इसी साल में हो जाएगा। फिर जो आर्मी चीफ की तकर्री के मुतालिक बात की हाशमी साहब, खान साहब ने, कि एक आर्मी चीफ की तकर्री की वजह से पूरा मुल्क रुका हुआ है और यह कितना बड़ा जुल्म है। हाशमी साहब, एक तकर्री की वजह से पाकिस्तान की मईशत के फैसले रुके हुए हैं, इमरान खान साहब ने यह बताया। फिर अगले इलेक्शन के हवाले से जो फैसले होने हैं वो फैसले भी रुके हुए हैं, और कई ऐसे मामलात हैं जो कि इस एक तकर्री से जुड़े हुए हैं, और अगर ये तकर्री इन तमाम मामलात से ज्यादा अहम है, यानी ये जो रियासती मामलात हैं, जो रियासत की सलामती, रियासत की खुशहाली से जुड़े हुए हैं, अगर इनसे भी ज्यादा ये एक तकर्री अहम है तो इस तकर्री के मुतालिक थोड़ा पहले फैसला कर लिया जाए, ताकि ये रियासत मुकम्मल तौर पर ऐसा ना हो कि इस तकर्री से पहले दिवालियापन के करीब चली जाए, तो फिर किस चीज की तकर्री रहेगी, फिर किस चीज की उस तकर्री की अहमियत होगी। तो इस वजह से खान साहब ने यह कहा कि एक आर्मी चीफ की तकर्री की वजह से यह पूरा निजाम पाकिस्तान का इस वक्त रुका हुआ है और यह बहुत ज्यादा अनफेयर है। राय साहब, उन्होंने रूस के दौरे के हवाले से भी बात कही है, और उन्हें कहा कि ये मुझे ब्रीफ किया गया, और मैंने फिर वैसा ही किया। वज़ारत ख़ारजा का उन्होंने ज़िक्र किया कि वहाँ पर रूस के साथ ताल्लुकात जो हैं वो हमें बेहतर बनाने चाहिए, और इसका ज़िक्र वो करते हैं कि वज़ारत ख़ारजा तमाम यकीन दहानियाँ गलत निकली। रूसी सदर से ताल्लुकात का वज़ीर ख़ारजा और फ़ौज ने कहा था 20 मई को मुझे गिरफ़्तार करने का प्लान बनाया गया। अब अगर आप देखें पिछले 4-5 माह में ये बोन ऑफ कंटेंशन बना है रूस का दौरा, और ख़ान साहब ने अब फ़ौज की तरफ जो है वो कहा कि इनकी तरफ से मुझे ये डायरेक्शन दी गई थी। और फिर इससे पहले भी ख़ान साहब कहते रहे अपने जलसों में कि मैंने अपनी मर्ज़ी से रूस का दौरा नहीं किया था, बल्कि बाकायदा ब्रीफिंग थी। जी, खान साहब ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि मैंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन किया था इस दौरे पर फ़ौज का इनपुट लेने के लिए। उसके बाद एक ब्रीफिंग भी हुई और फ़ौज की जानिब से ये इनपुट भी आया कि हमने रूस से मिलिट्री हार्डवेयर भी लेना है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से काफ़ी पाबंदियां हैं। हमने F-16 के स्पेयर पार्ट्स लेने की कोशिश की मुख्तलिफ मुल्कों से, वहाँ भी अमेरिकी पाबंदियां आड़े आ गई। यहाँ तक कि जनरल बाजवा ने जो एक सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब किया था, उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल किया था अमेरिका के और पाकिस्तान के कोऑपरेशन के हवाले से,
तो उसमें जनरल बाजवा ने भी ये कहा था कि हम जहां से मिलिट्री हार्डवेयर लेने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका की ये जो पाबंदियां हैं ये आड़े आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं कि हम रूस की तरफ ना देखें या मुतबादिल जो जराए हैं उनकी जानिब ना देखें। तो एक तो मिलिट्री ने कहा, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, कि हमें मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए रूस से। दूसरा, खान साहब ने जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज थे उनके साथ भी एक सेशन किया था और तमाम फॉरेन सेक्रेटरीज ने कहा था कि एक ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इसके बावजूद के पाकिस्तान ने आउट ऑफ वे जाकर अफगानिस्तान की सूरत हाल में अमेरिका को फैसिलिटेट किया, तो इसलिए रशिया आप जाएं, और ये पहले से जो दौरा था ये तय था। अब किसी को पता तो नहीं था कि जैसे इमरान खान साहब वहां पर जाएंगे एंड उसी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। तो इस पूरी सूरत हाल में मैसेज अमेरिका को यह कन्वे किया गया, जिसके मुतालिक इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका को यह मैसेज कन्वे किया गया कि यह इमरान खान का अकेले का फैसला था, लेकिन यह इमरान खान साहब का अकेले का फैसला नहीं था। फिर हाशमी साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग की बात की जाती है, इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने एक बड़ी खबर दी है। ये जो कहा जा रहा है कि गैर मुल्की एजेंट्स ने और गैर मुल्कियों ने इमरान खान साहब को ये फंडिंग की और डोनेशन दी। एक तो आपको पता होगा कि एक और खातून का भी अब एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आ गया है जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया है, अपना नाइकोप दिखाया है, यानी ये दूसरी खातून है जो सामने आ गई हैं, और उन्होंने कहा है कि मैंने लीगल चैनल के जरिए इमरान खान साहब को अपनी हक हलाल की कमाई से डोनेशन दी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए कि मुझे और मेरी फैमिली को जो रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क आया है उन्हें वो फॉरेन एजेंट करार दे रहे हैं, और मेरी जो ट्रांजैक्शन है उसका लीगल रिकॉर्ड मेरे पास है। लेकिन हाशमी साहब, अब खान साहब ने यह इंकशाफ भी किया है कि दो ऐसी गैर मुल्की हुकूमतें हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को फंडिंग की ऑफर की थी। ये खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड बात की, लेकिन खान साहब के मुताबिक, और खान साहब ने यह बताया कि उन्होंने ये फंडिंग लेने से इनकार कर दिया था। अब एक अंदाजा ये है कि ये जो दोनों ममालिक हैं जहां की इमरान खान साहब ने बात की, ये इनमें एक सऊदी अरेबिया है और एक यूएई। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैंने ये फंडिंग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन हाशमी साहब, यही जो शरीफ खानदान है, ये जो फजलुर रहमान है, इसी तरह आसिफ जरदारी, जिनको अमेरिका से फंडिंग होती रही, तो ये बाकी शरीफ खानदान को, खासतौर पर फजलुर रहमान को, इनको तो मिडल ईस्ट से खुली फंडिंग हुई है। तो इस वजह से अब इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया कि मुझे फंड्स लेने होते तो मुझे तो हुकूमतें फंडिंग देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने उस वक्त भी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक फंडिंग नहीं ली। अच्छा राय साहब, एक खबर है और ये सदर आरिफ अलवी के हवाले से है कि ऐसी खबर लगी है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कि पीटीआई ट्रोल्स के जहरीले प्रोपेगेंडे के बायस फौजी शोहदा के जनाजों में ना जा सके, और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कमांडर और सरबराह मुमलिकत वो शहीद फौजी जवानों के जनाजों में शिरकत के लिए जाना चाहते थे, मगर इदारों की जानिब से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया कि पीटीआई ट्रोल्स की जानिब से शोहदा से मुतल्लिक किए गए जहरीले, झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे के बायस शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। सदर मुमलिकत को फीडबैक दिया गया कि बेहतर होगा कि वो शोहदा के जनाजों में शिरकत ना करें ताकि कोई खुशगवार वाक़या पेश ना आए। अच्छा, अब इसके ऊपर एक बयान सदर आरिफ अलवी साहब का भी सामने आया, और वो ये कहते हैं कि शोहदा के जनाजों में मेरी अदम शिरकत को गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन पीटीआई की वजह से ये सब कुछ हुआ। ये उसमें एक तासुर देने की कोशिश की गई है। अब उन्होंने कहा कि इसको अब जो शहीद हैं उनके ख़ानदान वालों के साथ हमारी सपोर्ट भी है, और इसे गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा राय साहब, अब सवाल ये है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है, और आपसे ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात भी हुई और तकरीबन 1 घंटा आप मिलकर भी आए हैं। क्या पैगाम है, और फिर ऑब्वियसली इस खबर से जुड़ी हुई जो तफसीलात है वो भी हमारे साथ शेयर करें, और फिर आरिफ अलवी साहब
के साथ जो आपने वक्त गुजारा, जो उनकी कारकर्दगी है इन हालात के अंदर, और जो वो काम ऐवान सदर में बैठकर कर रहे हैं, वो बताना ऑडियंस को बहुत ज़रूरी है। हाशमी साहब, मेरी कल मुलाकात हुई ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से, और सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक आम लोगों को नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं। आम लोग ये समझते हैं कि शायद कोई समरी जाती है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता जी, आम I don't even know आम that. लोग समझते हैं कि सदर के पास शायद कोई समरी जाती है तो उनका काम सिर्फ इतना है कि आंखें बंद करके उसके ऊपर दस्तखत कर दें, और उससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। लेकिन हाशमी साहब, ये आरिफ अलवी जो हैं, ये पहली मर्तबा पाकिस्तान के किसी पार्लिमानी निज़ाम में इतने फाल सदर आए हैं कि मैं एक लम्हे के लिए अगर तसव्वुर करूं कि इनकी जगह आसिफ अली जरदारी अगर सदर बना दिए जाते जिस तरह के प्लान था, या फजलुर रहमान को सदर बना दिया जाता, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते कि ये कितने नाअहल और गैर फाल किस्म के सदर होते सदर आरिफ अलवी के मुकाबले में। एक तो हाशमी साहब, सदर आरिफ अलवी जो अपना दिन का आप ये कह सकते हैं कि 80% हिस्सा वो सिर्फ इस मामले में सर्फ कर देते हैं कि जो उनके पास गरीब लोगों की शिकायत आती हैं बैंकिंग फ्रॉड के मुतल्लिक, इंश्योरेंस फ्रॉड के मुतल्लिक, 30-30 लाख रुपए से लेकर 20-20 हजार रुपए की कम रकम तक जो बेवाओं की फ्रॉड हो जाता है किसी बैंक इंश्योरेंस के जरिए, या कोई बैंक उनके पैसे खा जाता है, तो वो सारी फाइल्स मैंने देखी हाशमी साहब कि सदर आरिफ अलवी एक एक फाइल को पढ़ रहे हैं 20-20 हजार रुपए वापस लोगों को दिलाने के लिए। और कई ऐसे केसेस हैं जहां पर बेवाओं को उन्होंने 40-40 लाख रुपए की इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनीज खा गई थी वो वापस दिलवाए। और आप ये फिगर जानकर हैरान हो जाएंगे हाशमी साहब कि इंश्योरेंस मोहतसिब जिसकी निगरानी आरिफ अलवी करते हैं, और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो केसेस हैं उस हवाले से अपील्स भी सदर के पास आती हैं, तो 2 अरब रुपए जो मुतासरीन हैं उनको लौटाए गए हैं सदर आरिफ अलवी की कोशिशों की वजह से। अब मैं भी बतौर साफी बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि हमने ममनून हुसैन मरहूम का दौर भी देखा है, आसिफ अली जरदारी का दौर भी देखा है बतौर साफी कि जब वो सदर थे, कि आम तासुर ये था कि इमरान खान साहब की माजूली के बाद तो चूंकि आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक तहरीके इंसाफ से था तो उनका इंटरेस्ट इन रियासती कामों में खत्म हो गया होगा। लेकिन दिन का 80% हिस्सा यानी 8 से 9 घंटे वो ये फाइलें छानने में गुजारते हैं। और फिर हाशमी साहब, चूंकि मीडिया को चाहिए होती है मिर्च मसाले वाली खबर, ये खबरें हाईलाइट नहीं होती, तो इस लेवल पर छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर आम लोगों को रिलीफ देने के लिए आरिफ अलवी वहां पर काम कर रहे हैं। और फिर आरिफ अलवी को आप अगर सुने जिस तरह से वो तकरीर करते हैं, जितने मुदल्लल अंदाज में तकरीर करते हैं, जो उनका नॉलेज है, और उसको आप कंपैरिजन करें अगर फजलुर रहमान से और आसिफ अली जरदारी से, तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में अगर ये दोनों सदर के तौर पर मुसल्लत हो जाते तो कितनी बड़ी बदकिस्मती होती। अब आ जाएं कि आरिफ अलवी साहब के मुतल्लिक ये जो एक इंप्रेशन बनाया गया कि जो हमारे फौजी अफसरान शहीद हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो एक प्रोपेगेंडा ये किया गया कि पीटीआई के कुछ लोगों ने ऐसे ट्वीट्स किए जो गैर मुनासिब थे और इन शोधा की तौहीन की गई। अव्वल तो ये बात सरासर गलत है। अगर कोई पीटीआई की डिस्प्ले पिक्चर लगा के पीटीआई का झंडा लगाकर, करोड़ों सपोर्टर हैं इस वक्त इमरान खान के, बाकी जमातों के भी लाखों की तादाद में तो सपोर्टर्स होंगे, तो अगर कोई 2, 4, 5 लोग इस किस्म के ट्वीट्स कर दें तो जाहिर है कि वो काबिल मजम्मत तो है, उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी शिक के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है। लेकिन यह कहना कि पीटीआई बतौर जमात इसकी जिम्मेदार है, यह बात मुकम्मल तौर पर गलत है। यह एक प्रोपेगेंडा है और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है। मरियम नवाज ने भी अपने सियासी मकासद के लिए शोहदा के खून को इस्तेमाल किया है, और एक ट्वीट भी आपने देखा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा, बड़ा जहरीला किस्म का उन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि सबको पता है कि फौज से मरियम नवाज का कितना बुग़्ज़ है, शरीफ फैमिली का कितना बुग़्ज़ है,
तो ये जो ड्रामा किया है मरियम नवाज ने, इससे वो फौजी जवानों के और फौजी अफसरान के दिल नहीं जीत सकती। दूसरा हाशमी साहब, ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि सदर आरिफ अलवी, रासिब कितने कितने के ट्वीट्स होंगे, ये कितनी तादाद है ट्वीट्स की, कोई है आपके पास इंफॉर्मेशन जो सदर आरिफ अलवी साहब जिस तरफ इशारा दिलवा रहे हैं? सदर आरिफ अलवी इस जानिब इशारा नहीं दिलवा रहे। सदर आरिफ अलवी अपने ट्वीट में कुछ और कह रहे हैं। ये जो ट्वीट्स हुए हैं ये ज्यादा से ज्यादा 30-40 ट्वीट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30-40, और एक दिन में 10 लाख से, मेरा अंदाजा है कि 10 लाख से ज्यादा ट्वीट्स जो हैं वो इमरान खान साहब, पाकिस्तान की सियासत, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के मुतल्लिक होते हैं। तो ये कुल मिलाकर मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं कि इतने ट्वीट्स हुए होंगे। मेरी नजर से तो सिर्फ 5 या 6 ट्वीट्स गुजरे हैं, लेकिन इससे ज्यादा ये ट्वीट्स नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ट्विटर को एग्रेसिवली फॉलो करता हूं, मॉनिटर करता हूं। अब हाशमी साहब, अगर ये बात दुरुस्त होती कि शोहदा के खानदानों में कोई बड़ा गम और गुस्सा है, तो आप देख लें कि इमरान खान साहब जनरल सरफराज शहीद के घर पर गए और वहां पर उन्होंने फातिहा खानी भी की, और उनको जनरल सरफराज शहीद के जो अहले खाना है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया। बराह रास्त इमरान खान साहब उनके घर गए। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि शोहदा की फैमिलीज में इन चंद जो ट्रोल्स थे, या जिनके मुतल्लिक अभी यह भी नहीं पता कि इनमें से हो सकता है 1-2 लोग तो पीटीआई के सपोर्टर्स हों, 1-2 लोग तो पीटीआई के सपोर्टर्स हो सकते हैं, करोड़ों सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, लेकिन अभी यह नहीं पता कि बाकी क्या मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल के लोग थे या कौन थे। इसलिए यह जजमेंट नहीं दी जा सकती कि यह कोई पीटीआई ने यह काम किया है। हम सबको पता है कि मरियम नवाज ने किस तरह से पीटीआई की डिस्प्ले पिक्चर लगवा के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए किस तरह से एक घिनौना किस्म का प्लान इससे पहले भी बनाया था। तो अब सदर आरिफ अलवी चूंकि अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, तो अफवाज के सुप्रीम कमांडर को अपनी अफवाज के शोहदा के जनाजों में जाने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये हाशमी साहब, एक आप कह लें कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। ये पीटीआई के लोग वही लोग हैं जिनको ये नून लीग, मरियम नवाज ये ताने देते थे कि आप फौज के 5th जनरेशन के सिपाही बन गए हैं, आप फौज के कहने पर हमारे खिलाफ बात करते हैं, ये इस तरह के ताने मिलते थे। तो ऐसे लोग जिनको ये ताने मिलते थे कि आप 5th जनरेशन के सिपाही बन गए हैं, वो किस तरह से इतने बड़े साने के ऊपर इस तरह के नामुनासिब ट्वीट कर सकते हैं? और कोई भी पाकिस्तानी नहीं कर सकता हाशमी साहब। ये इतना बड़ा सानिया था, जाहिर है कि कोई भी पाकिस्तानी अपनी फौज से नफरत तो नहीं कर सकता, और फिर इतने बड़े साने के ऊपर। तो ये हाशमी साहब, असल में एक और खेल खेला गया है, और इस वजह से सदर आरिफ अलवी को यह वजाहत करनी पड़ी है। अब जो उन्होंने ट्वीट किया है वो असल में एक वजाहत करनी पड़ी है, लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि लगता यह है कि ये जो नून लीग का प्रोपेगेंडा था, इससे शायद हमारे इदारे भी मुतासिर हुए हैं, और उनमें से भी शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया है कि उनको भी ये लगा कि पीटीआई ने ये कैंपेन चलाई। कोई इस किस्म की कैंपेन नहीं चली, कोई मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं थी, कोई चंद दर्जन भी ट्वीट्स नहीं थे। जहां करोड़ों ट्वीट्स होते हैं वहां पे इस तरह के ट्वीट्स की कोई अहमियत नहीं होती, और ये पता भी नहीं था, ये पता भी नहीं था हाशमी साहब। एक काइंडली मुझे एक थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। ये बात अगर मरियम नवाज और उनका सोशल मीडिया ये ट्वीट्स ना करता इस किस्म के, तो ये बात पाकिस्तान में 99% लोगों को पता भी नहीं था कि ये 40 ट्वीट ऐसे हुए हैं। यानी इन ट्वीट्स की तादाद इतनी कम थी कि किसी को पता नहीं था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस किस्म के नामुनासिब ट्वीट किए हैं। तो ये जानबूझकर इसको इशू बनाया गया है। पहले कुछ खबरें लॉन्च करवाई गई कुछ सहाफियों के जरिए कि सदर आरिफ अलवी को शोहदा के जनाजे में जाने से रोका गया है। तो ये सारा एक असल में प्लान है, और ये प्लान अंदर से क्या है ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके हम कॉमन सेंस पे छोड़ते हैं कि ये कहां पे और किसने बनाया है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल का नाम बताओ अगर हिम्मत है। तो एक प्रोपेगेंडा फौज और इमरान खान के दरमियान एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। आप कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए।